यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है और वो उन लोगों के लिए किया है जो अपने आप को कट्टर हिंदू, प्योर हिंदू कहते हैं और पता नहीं उनका चेहरा क्या है, अज्ञानता है या फिर वो वाकई में जानबूझकर ऐसा करते हैं। किसी को ध्यान दिलाना, उस पर विषय यह है कि किसी को ध्यान दिलाना कि आप गलत हो, अलग बात होती है, लेकिन उस ध्यान के बाद लगातार उस पर हमले करते रहना हिंदुत्व का नुकसान है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम एक इलस्ट्रेशन आपको बताते हैं, फिर वो आप वीडियो जो है वो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। हम जब न्यायालय में केसेस लड़ते हैं और बड़ा केस कोई लड़ते हैं तो एक टैक्टिक्स अपनाई जाती है। ये जब मैं 370 के केसेस को कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो उस समय ये टैक्टिक्स अपनाई गई, क्योंकि हमने 12 साल 370 पर आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद उसको लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटेलेक्चुअल वर्ग में, सामान्य जनों के बीच में, पूरे विश्व वर्ल्ड वाइड उसको मैटर को ले जाना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा है। यूनिवर्सिटीज़ में कैसे पास होते हैं कानून, यूनिवर्सिटीज़ में कैसे किस प्रकार से रिसर्चें बनती हैं, बुक्स छपती हैं, पब्लिकेशन होते हैं, मीडिया किस तरह से उसको मैटर को देती है, सोशल मीडिया उसको किस प्रकार लेती है, इंटेलेक्चुअल वर्क को कन्विंस करना कितना मुश्किल काम है। 370 के मामले में जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमको देश भर को मालूम था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं थे। कन्विंस क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी भ्रामक स्टेटमेंट लोगों ने दे रखे थे, बहुत सारे लोगों ने उस पर बकवास कर रखी थी, ये नहीं हो सकता, पार्लियामेंट से पास हुआ, इसकी कंडीशन थी, राजा ने इसको तय किया था, इस पर स्टेट सब्जेक्ट लागू हो गया था, वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था और 35 कैपिटल, ऐसे बहुत सारे भ्रम्स पूरे देश में थे और सबसे ज़्यादा भ्रम जम्मू कश्मीर में थे। तो जम्मू कश्मीर में जब हम लोग कहते थे 370 हटाना है तो वो हटाने से पहले जम्मू के लोग और लद्दाख के लोग कहते थे नहीं, 370 हटाने के अलावा कोई दूसरा उपाय ढूंढो, ये कश्मीरी टेररिज्म को खत्म करो और जम्मू कश्मीर में विकास लाओ, ये लाओ, लेकिन 370 रहने दो। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 12-13 साल पहले लोग ऐसे कहा करते थे। उनको समझाना शुरू किया और कहना शुरू किया कि 370 एक बार पढ़कर देखो, उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से लोगों का माइंडसेट हम कर पाए और देश में एक वॉइस उठी और इतनी तेज वॉइस उठी कि जो सरकार 2014 में बैठी वो सरकार अपना प्लेटफॉर्म तैयार जरूर कर रही होगी, लेकिन उसने एक आधा स्टेटमेंट 370 को लेकर नहीं दिया। देश ने डिमांड की, देश में एक मूवमेंट शुरू हुआ, वो उस मत के थे, उन्होंने उसको ले गए और उनको लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर मिल गया और सारी रिसर्चें हो चुकी थी। तो कौन से विभिन्न आयाम हैं और इसका फाइनल इफेक्ट क्या पड़ता है, इसको मैंने प्रैक्टिकली देखा और 370 देश का एक बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू था। ऐसे ही मैं राम मंदिर आंदोलन में भी किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व रहा, लीगली इन्वॉल्व रहा, तो हमने वो प्रैक्टिकल चीज़ें देखी हैं कि प्रैक्टिकली आप कुछ करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम जब सुप्रीम कोर्ट में 370 कर रहे थे तो मालूम पड़ा कि हमें लगता था कि ये सीनियर एडवोकेट हायर कर लेना चाहिए, ये सीनियर एडवोकेट से रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए। तो अपोजिशन क्या करता था, एक टैक्टिक अपनाता था कि जो सीनियर एडवोकेट जो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, उनको एक बार अपीयर करवा दिया अपनी तरफ से, और जब उन्होंने एक बार अपीयर करवा दिया कोर्ट में तो फिर लीगली एज पर द लीगल एथिक्स वो दूसरी पार्टी, जिस पार्टी का वो एक बार एडवोकेट हो लिया हो, वो दूसरी पार्टी के लिए अपीयर नहीं हो सकता। एक बार ऑर्डर शीट में उसका नाम आ गया कि ये सीनियर एडवोकेट इस तरफ से, इस पार्टी की तरफ से उपस्थित, जैसे जम्मू कश्मीर के जो लोग थे और कश्मीर की जो मुस्लिम आबादी जो कर रही थी, उन्होंने ये टैक्टिक अपनाया कि उन्होंने कई एक एडवोकेट्स को एक हियरिंग के लिए केवल खड़ा किया और उनका पेमेंट दिया होगा, नो डाउट, और या ऐसे ही खड़ा किया होगा, जो भी हुआ हो, लेकिन हमारे लिए रास्ते ब्लॉक हो गए थे। ये जाने अनजाने अपने को उतना अनुभव उस समय नहीं था कि कैसे चलता है, लेकिन बाद में अनुभव आया कि भाई ये भी एक गेम है कि सीनियर एडवोकेट्स को हमारी तरफ से, इनकी तरफ से ना खड़े हों, वो भले ही राष्ट्रवादी हों, वो भले ही अब उनको बाद में लग रहा हो कि नहीं, मैं अगर उस तरफ से खड़ा होता तो बड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन वो एक बार स्टैंड ले चुके हैं। तो एक बार स्टैंड लेने के बाद अब वो दोबारा अपीयर नहीं हो सकते। उनको अगर दोबारा हायर नहीं किया गया तो भी वो हमारी तरफ से अपीयर नहीं हो सकते, दूसरी पार्टी की तरफ से अपीयर नहीं हो सकते। ये जो हमारे देश में हिंदुत्व पर बहस लोगों ने शुरू की है, बहस, इस्लाम एक फॉरेन रिलीजन है, भारत में आया, इस पर बहस होनी चाहिए कि वो भारत के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं।
बाइबल एक फॉरेन रिलीजन की किताब है, वो भारत में अगर लागू करवाना है तो इस पर बहस होनी चाहिए कि वो भारतीय परिस्थिति में कॉम्पेटेबल है कि नहीं है। इन पर बहस होनी चाहिए और उनका कितना पार्ट इन्फोर्समेंट में आ सकता है, कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, पूरे देश का दायित्व बनता है। क्यों? क्योंकि ना ही बाइबल के बेस पर अभी तक कोडिफिकेशन हुआ है और ना ही कुरान के बेस पर अभी तक कोडिफिकेशन हुआ है, यानी कि शरीयत का कोई कोडिफिकेशन भारत में नहीं है। क्या लागू होगा क्या नहीं होगा, मुल्ला मौलवियों के हाथ में वो एक छूटा हुआ है, वो मर्जी वो वैसा इंटरप्रिटेशन करते हैं। दूसरी तरफ ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन जो सो कॉल्ड, हम जिनको सूडो क्रिश्चियन कहते हैं या सो कॉल्ड हम इनको क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं, कि वो ना तो क्रिश्चियन है ना हिंदू हैं, वो टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी है। तो वो लोग भी कहते हैं कि नहीं साहब, हमारे यहाँ बाइबल में ये लिखा है, ये हमारे लिए लागू होना चाहिए। तो इन पर बहस होनी चाहिए, नो डाउट इन पर बहस होनी चाहिए कि वो भारत में कॉम्पेटेबल है कि नहीं है। लेकिन हिंदू लॉ पर भारत में कानून बन चुका है, जो भी जैसा भी बना, कारण क्या रहा, अच्छा रहा खराब रहा, हिंदू लॉ का कोडिफिकेशन हो चुका है। उस कोडिफिकेशन के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हर विषय पर आ चुके हैं। जिस ग्रंथ को हम चैलेंज करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जिस ग्रंथों के आधार पर हिंदू लॉ पास हुआ, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में वो धाराएं चैलेंज होती हैं तो उन पर क्वेश्चन मार्क जो लगे वो ग्रंथों के एनालिसिस हो गई। और ऐसा नहीं है कि एनालिसिस किसी एक व्यक्ति ने कर दी हो, उसमें पूरे के पूरे समूह लगे थे। जैसे राम मंदिर के केस में विश्व हिंदू परिषद, और विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा संगठन है संसार का हिंदुओं का, और हिंदू महासभा संसार का बहुत बड़ा संगठन है। विश्व हिंदू परिषद के जितने प्रकार के हिंदुओं के अखाड़े होते हैं, जितने प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जितने प्रकार के समाज होते हैं, सबको वो एक मंच पर लेकर आते हैं और वो सब ताकत लगा रहे थे, एक साथ ताकत लगा रहे थे। और हम सुप्रीम कोर्ट में जो पुराने ग्रंथों के आधार पर जो हम क्लेम कर रहे थे कि मंदिर यहीं पर है, उन ग्रंथों पर का पोस्टमार्टम हुआ। जो दूसरी तरफ से एडवोकेट खड़े हैं वो भी हिंदू थे, ऐसा नहीं कि वो हिंदू नहीं थे, वो उनमें से भी हिंदू थे, और वो उन ग्रंथों का विरोध कर रहे थे कि ये नॉन वेरीफाइड हैं, इनमें ठीक नहीं लिखा है, इसमें ये कपोल कल्पनाएं लिखी हैं, ये सब चला। चाहे वो रामायण की बात रही हो, रामचरितमानस की बात रही हो, पुराणों की बात रही हो, स्मृतियों की बात रही हो, आगे अन्य कथाओं की बात रही हो, ये सब सुप्रीम कोर्ट, तभी एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर केस में। और बहस चली, लंबी बहस चली, हाई कोर्ट में चलती रही, और हम सब जानते हैं कि 1949 का केस है, और 1949 से चलते चलते ये 2019 में डिसाइड हुआ। तो यहां तक 2019-20 में डिसाइड होते होते आप सोच सकते हैं कि कितनी बहस हुई होगी, हर प्रकार की बहस हुई। ग्रंथ वेरीफाइड हुए, उनकी ट्रुथनेस जानी गई, उस पर जजमेंट हुए, उन जजमेंटों को आज हम लेकर आते हैं। अब वो ग्रंथ जो सुप्रीम कोर्ट में वेरीफाई हो चुके हों, उन ग्रंथों पर अगर हम ज्यादा ज्ञानी होने की वजह से प्रश्न खड़े करते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, ये ग्रंथ झूठा है, इस पर मैं इनलाइटनिंग कर रहा हूं क्योंकि मेरे गुरुवर ऐसा बोल गए, क्योंकि मेरे जिनको मैं मानता हूं उन्होंने ऐसा बोल दिया। अरे भैया, हिंदुस्तान करोड़ों देवी देवताओं का देश है, यहां पर करोड़ों प्रकार की मानसिकता पैदा हुई है, और यहां सबने अपना अपना रोल प्ले किया है, लेकिन इनमें से किसी ने यह रोल प्ले नहीं किया कि वो बाकी का विरोध करे। और अगर उसने विरोध किया, करना है, तो उसको यह मालूम था कौन से फोरम पर करना है, कहां पर करना है। जैसे मैंने कहा कि ये सब विरोधाभासों को दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ। विश्व हिंदू परिषद उस पर धर्म संसद बिठाती है, साल में एक फोरम है जहां पर उसका डिस्कशन होता है। 370 पर भी जब हम कर रहे थे तो हमारा एक फोरम था जिस पर हम डिस्कशन करते थे। सुप्रीम कोर्ट एक फोरम है जहां पर डिस्कशन होगा, जहां पर उसका परिणाम निकलेगा। ओपन समाज में जो अवधारणाएं थी और हमारा केस था, उस अनुसार हम यहां पर लोगों को कन्विंस कर रहे थे, लेकिन हम विरोध किसी का नहीं कर रहे थे। हम ये कह रहे थे 370 के ये नुकसान, भारतीय नागरिकों को ये नुकसान, चाहे वो नागरिक जम्मू कश्मीर का हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर, और वो हम वहां तक लेकर गए। वहां पर भी बहुत सारी बहसें चली 370 पर कि भाई ये श्रीनगर किसने बसाया था, अशोक का क्या रोल था, बौद्ध धर्म का क्या रोल था, इस्लाम कैसे आया, ये बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई जो हो सकती थी, पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल। इन सब बातों पर चर्चा होने के बाद 370 आज भी लिस्पेंडेंस है,
और आज भी लोगों के केस वहां पर पड़े हुए हैं कि ये इस्लामिक कैरेक्टर के खिलाफ है, ये 370 के खिलाफ है, ये वहां के वो कश्मीरियत के खिलाफ है। कश्मीरियत मतलब इस्लामियत। कश्मीरियत का मतलब वो नहीं जो अशोक के समय की कश्मीरियत थी, वो नहीं जो कश्मीर में तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां चाणक्य ने अपने उपदेश दिए, पूरे संसार को जिसने मार्ग दिखाया, जहां शंकराचार्य जी ने पीठ बनाई, वो कश्मीरियत नहीं। कश्मीरियत मारकाट की कश्मीरियत, उस पर चर्चा है, उस पर सवाल। तो मेरा मैंने वो जो लेक्चर दिया है उस पर ये दिया है, कहीं ऐसे लोग जो अति ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, धर्म के व्याख्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि देश का जो बड़ा प्रोस्पेक्टिव है उस पर हमला कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि उनमें से एक बीज बिंदु निकालकर उनको कहीं सब्सिडी दी गई हो कि आप करो। ऐसा तो नहीं है कि उनके YouTube चैनल्स को ज्यादा चलाया जा रहा हो किन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मैं जानता हूं कि YouTube चैनल आप जब चलाते हैं तो एक्सटर्नल साइट्स होती हैं, आप उसकी एनालिसिस देखेंगे तो एक्सटर्नल साइट्स होती हैं। एक्सटर्नल साइट्स उन लोगों की जो आपके विचार से सहमत हैं और आपके विचार को फैलाना चाहते हैं, वो अपनी साइट्स पर आपके लिंक शेयर करते हैं। अपनी साइट्स पर, यूट्यूब पर जैसे करते हैं वो करते हैं, अपने फेसबुक पेज पर, इस पर, उस पर, वे व्हाट्सएप पर सब शेयर करते हैं ताकि वो आगे बढ़े। अब इनमें ऐसा ग्रुप बिठा दो कि भाई ये भावना जो है, ये स्टेटमेंट किसी व्यक्ति का है, ये स्टेटमेंट पूरे हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर एक पार्टिकुलर पॉइंट पर पिन पॉइंट करेगा जो 20 साल बाद डेवलप होगा। मैं आपको एक बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन बताता हूं। जस्टिस A.S. आनंद हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। उन्होंने 370 पर एक रिसर्च करी। जम्मू कश्मीर के जानकारों का मानना है कि जस्टिस A.S. आनंद के पीछे शेख अब्दुल्ला या जम्मू कश्मीर की जो 370 के फेवर में थे उनके द्वारा फंडिंग थी। मतलब फंडिंग से मतलब उनकी मदद की, जाने अनजाने में वो मदद ले रहे थे। विदेश में उनकी PhD रिसर्च हुई। उस रिसर्च के बेस पर 370 पर एक बुक छापी गई उस समय। बाद में जस्टिस A.S. आनंद जज हो गए और होते होते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। वो जो उनने अपनी जवानी में रिसर्च लिखी थी, जो थीसिस लिखी थी, किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में या नहीं समझ पाए थे पूरी बात की क्या है, वो रिसर्च हमारे लिए हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई जब हम ये मूवमेंट चला रहे थे, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे जस्टिस A.S. आनंद ने ऐसा कहा है, जस्टिस आनंद ऐसा बोलते हैं। बात सही, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो अगर कोई बात कह रहे थे, बाद में वो जिस समय उन्होंने वो रिसर्च की उस समय वो चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन बाद में वो चीफ जस्टिस हुए, तो फिर ऑथेंटिकेटेड बॉडी बन गए। ऑथेंटिकेटेड बॉडी बन गए तो उनकी बुक भी ऑथेंटिकेटेड सोर्स बन गई। ऑथेंटिकेटेड सोर्स बन गई तो उसको काटना मुश्किल हो गया। यानी कि वो उस समय जो उनकी नॉलेज रही होगी, वो उस समय की नॉलेज हमारे लिए भविष्य में संकट खड़ा कर गई। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हमारे देश में पैदा हुए जो धर्म पर टिप्पणी करते हैं, जो कानूनों पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो नेशनल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए बड़ा प्रोस्पेक्टिव नहीं सोच पाते। इनलाइटनिंग कर रहे हैं, लोगों को अज्ञानता से बाहर ले रहे हैं। इस्लाम भी तो यही कहता है ना, हम अज्ञानता से बाहर लेकर आ रहे हैं। तो मेरा जो वो लेक्चर है वो इस पर एनालिसिस है कि किन किन विषयों पर हमको नहीं बोलना चाहिए। भले ही हम कुछ और सोच रहे हों, लेकिन हमको नहीं बोलना चाहिए। ओपन में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए करेक्ट फोरम चुनना चाहिए कहां पर हमको बोलना है। जैसे मैंने कहा 370 पर हम कानून कोर्ट को बताते थे और उसके जो रिपरकेशन हैं उन कानूनों के, वो समाज को बताते थे कि भाई इस पर बहस करो, इस कानून की वजह से ये इंपैक्ट तुम्हारे यहां पड़ा है। और कोर्ट में वो उनके साथ साथ कानूनों की जो एनालिसिस है वो कोर्ट में बताना है। तो हर बात का एक राइट फोरम है। किस फोरम पर हमको क्या कहना चाहिए ये हमको तय करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो जो दूसरा वाला लेक्चर है उसको आप जरूर सुनें, और उसको सुनने पर यह पता लगेगा कि हमारे देश में जाने अनजाने में या किसी की फंडिंग के द्वारा या कुछ एक्सटर्नल साइट्स के द्वारा आपका यूट्यूब चैनल चलाकर आपको फंडिंग हो रही है। डायरेक्ट फंडिंग नहीं हो रही, लेकिन इनडायरेक्टली हो रही। वो वही वीडियो उठाकर
सारी शेयर की जाती हैं और उनको हाइप दिया जाता है, ताकि देश का जो नेशनल कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में जिन आधारों पर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, जिन आधारों पर एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल बन चुके हैं, वो उन पर प्रश्न खड़े कर दे, और जब वो उन पर प्रश्न खड़े कर दे तो दोबारा उनको रीचैलेंज करना आसान हो जाए। मैं चाहता हूं कि वो जरूर पढ़ें, क्योंकि उस पर हमने राम मंदिर में जो डिसीजन आया, उस डिसीजन में जिन ग्रंथों की चर्चा हुई और जिन ग्रंथों के आधार पर वो डिसीजन आया खुदाई के अलावा, वो डिसीजन इफेक्टेड हो सकता है और भविष्य में वो चैलेंज हो सकता है। लेकिन इसलिए क्या बोलना क्या नहीं बोलना और किन चीज़ों पर किस प्रकार एनालिसिस करना, उसमें पूरी चर्चा की गई है। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।